हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। सेट नंबर 4, विज्ञान का सेट नंबर 4 है ये, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए यानी JCERT से डिज़ाइन किया हुआ है। इससे पहले देखिए सेट 1, 2 और 3 ये हम आपको बता चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। फिर इसको आपको करने में अच्छा लगेगा। और ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। तो जो रिपीट करता है, चूँकि एक बार आप उसको देख चुके हैं, दोबारा आ रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, एक तो ईजी होता है, और रिपीट है तो समझ लीजिए वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो तरीका देखिए यही होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे। हाँ, डू योर सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद जो है मेरा वीडियो आप देखिएगा कि आपका बना तो कैसा बना, ठीक है। तो पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई कीजिए इसको बनाने का। क्या बोलता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये है हो गया हम लोगों का जो है, ये हम लोग का परावर्तक सतह है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो इसमें क्या होता है, आप ये पढ़ के रखे हैं कि ये होता है हम लोगों का अभिलंब यानी नॉर्मल, ठीक है। इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश जैसे यहाँ से आपका आपतित हुआ, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या हो गया, परावर्तित हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में कितना बोल रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो दोनों बराबर होगा, तो 90 को 2 बराबर भाग में बांट दीजिए। तो 90 का 2 भाग में बांटिएगा बराबर भाग में, तो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। और 45 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाता है। तो यानी अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो परावर्तन कोण कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है। इस तरह से हमारा मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है। तो इसमें जो ध्रुव होता है, ठीक है, ध्रुव ये ध्रुव हो गया, और वक्रता केंद्र आपका हो गया ये। तो इन दोनों को जो मिलाते हैं रेखा को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है इसको, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा, आसान है। तो इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। चलिए 2 हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, एफ का मान अगर 16 सेंटीमीटर है तो आर का मान कितना होगा, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2, ठीक है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2f हो जाएगा, यानी एफ का मान को 2 से गुना कर दीजिए, तो 16 दूना 32, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर हम लोगों का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा है, समझिए इसको। देखिए आप अगर देखेंगे अवतल दर्पण को, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में याद रखिएगा, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने हमेशा कैसा बनता है, हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आप देखेंगे, पढ़े हैं आप बहुत सारा जो है चित्र वगैरह देखे हैं अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण के सामने हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग से क्या पूछा है, अभी हम लोग से पूछा है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक है। तो सीधा प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनेगा, और वो देखिए आप जैसे ऐसे रखेंगे ना, ये आपका मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे इस तरह से, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये हम लोगों का हो गया ध्रुव, ठीक है, ये हम लोगों का ध्रुव है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोगों का होता है फोकस। तो इसके बीच में जब आप रखेंगे, ये सी हो गया मान लीजिए, जब आप यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, तो आप देखेंगे कि एक तो आपका रे जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। और एक रे अगर हम लोग और देखें, ठीक है, फोकस से होता हुआ, तो एक आपका इस तरह से फोकस से होता हुआ रह जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलाइएगा तो जाके पीछे मिलेगा ये लोग, ठीक है। और पीछे मिलेगा तो इस तरीके से आपको देखिए सीधा मिल रहा है और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये कब बनेगा, जब वस्तु मेरा
यहाँ पे होगा, कहाँ पे, ये ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। तो जवाब कौन सा सही है? जवाब आपका डी नंबर करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में करते हैं हम लोग? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। हेडलाइट में किसका करते हैं? हेडलाइट में अवतल का करते हैं, ये भी याद रखिए। चेहरा देखने के लिए समतल का करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए। और सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये आप देखे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट कौन सा हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके बाद 6 नंबर। जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। ये पढ़ें, ये क्या है? ये प्रकाश का अपवर्तन का घटना है, ठीक है। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य अक्ष से विचलित नहीं होती हैं, ठीक है। तो लेंस के किस बिंदु से प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती हैं? तो आप देखिएगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेंस है, तो लेंस का ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये जो बीचों बीच जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक, इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ से देखिएगा कि प्रकाश जाता है तो ऐसे निकल जाता है, या अगर सीधा भी आप डालेंगे तो बगैर मुड़े हुए प्रकाश निकल जाएगा, ठीक है। इसको प्रकाशिक केंद्र से विचलित नहीं होता है, याद रखिएगा। 8 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। एकत्र करने का मतलब क्या होता है? अभिसारित करना, ठीक है, अभिसारित। तो अभिसारित करना क्या होता है? जमा करना, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण को एक जगह, प्रकाश की किरणों को जमा कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या क्वेश्चन है इसके बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है पुतली, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और दूर बिंदु आपको हम बताए थे कि दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु होता है अनंत, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। 11 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है, याद रहेगा, आसान है। चलिए, जरा दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? समंजन क्षमता का घट जाना, ठीक है, पढ़े हैं। जरा दृष्टि दोष क्यों होता है? समंजन क्षमता घट जाता है तब होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है, ठीक है। समायोजित कर रहा है तो यानी कि ये समंजन कहलाएगा, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आ रहा है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन, यानी रसायन विज्ञान का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे देख करके आप पता लगा लीजिएगा कि कौन सा संतुलित है, ठीक है। देखिए इसमें तो फेरस इधर 3 है, इधर 1 है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें फेरस ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर आपका 1 ही है, गलत हो गया, ठीक है। ये वाला देखिए सही लग रहा है, फेरस 3 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, हाइड्रोजन भी आपका 8 है, तो ये आपका सही है, ठीक है। इसमें भी देखिएगा, तो इसमें भी हम लोगों का जो है ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो 3 नंबर सही है। 15 नंबर, ठीक है, बोलता है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत आसान होता है और क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। क्या बोलता है? उपचयन और अपचयन किसका हो रहा है, ठीक है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है, और अपचयन यानी रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, तो ऑक्सीजन देखिए इसमें जुट रहा है, ठीक है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी क्या हो रहा है? इसका हो रहा है उपचयन हो रहा है, ठीक है। और अपचयन किसका हो रहा है? तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो H2 और COO, पहले H2 लेंगे फिर COO लेंगे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद, जिसको जो भाग लेता है वो उत्पाद होता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए।
किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के, ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि बराबर होता है ना, उत्पाद और अभिकारक का द्रव्यमान क्या होता है, समीकरण में बराबर होता है, ठीक है। 18 नंबर में देखिए क्या हो रहा है, आपका ऊर्जा निकल रहा है, ठीक है, ऊर्जा क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ऊर्जा अगर निकलेगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन, ये होगा आपका ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि ए है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, और इसमें अम्ल से रिएक्शन हो रहा है, बन रहा है क्या, बन रहा है आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो ए हमारा क्या होगा, देखिए ऐसे केस में जो आपका ए होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा आपका कार्बोनेट, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग Na2CO3 का रिएक्शन करा दें कोई अम्ल से, ठीक है, अम्ल ले लेते हैं हम लोग, HCl ले लेते हैं, HCl, ठीक है, ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा हमारा, ठीक है, 2NaCl प्लस H2O भी मिलेगा और CO2 भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2HCl ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2NaCl भी बैलेंस हो गया, H2O भी बैलेंस है और CO2 भी बैलेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोनेट लेने से लवण भी बनता है, देखिए ये लवण बन गया, ठीक है, ये आपका जल बन गया, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा, ठीक है। देखिए नीला में अगर हम लोग जो है नीला पत्र में डालने पर अगर वो लाल हो जाएगा तो वो क्या होता है, वो एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिड नहीं है उसको छांटना है, तो वो क्या है, वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, ये आपका क्षार है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर दिए गए किसमें क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो ये देखिए आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल देख के पहचान लेंगे, इसमें जल है, ठीक है, तो CuSO4 5H2O। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं किसका होता है, NaCO3, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जल की कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ रहा है इसके बाद। नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का 23 नंबर, ठीक है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, ठीक है, ये आसान है। चलिए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में क्या है हम लोगों का, ABCD का pH मान कितना है, 2, 4, 7, 14 है। क्षारक कौन होगा, यानी बेस, तो बेस क्या होता है, बेस है यानी आपका pH का मान क्या होना चाहिए, 7 से अधिक होना चाहिए, pH का मान 7 से अधिक, ठीक है, होगा। तो 7 से अधिक कौन सा दिया है, देखिए 14 है, ठीक है, यानी किसका है, डी का है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोगों का, ये डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन क्या है इसके बाद 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे, रिपीट हो रहा है फिर से, ये है ना। यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड है यानी AgCl है, तो AgCl में हम लोग सूर्य का प्रकाश यूज़ करते हैं यानी सनलाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये Ag और Cl में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया है, ओके। अच्छा 26 नंबर, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है, ठीक है, ये आप पढ़े हैं। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का संवहन, ठीक है, संवहन इसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये सब आप भी आप अच्छे से पढ़े हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़िए, 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए किसका आवश्यकता नहीं होता है, जल का तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, तो ये आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य में किस प्रकार का पाचन होता है, तो मनुष्य में देखिए, मनुष्य में क्या होता है, परिजीवी होता है ना, ये दूसरे पर आधारित रहता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, 28 का सी नंबर को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वसा में पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो लाइपेज इसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये सब आप पढ़े हुए हैं, तो इसको आपको अच्छे से दोहरा करके याद कर लेना है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का
ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना, ठीक है। तो ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना ये आपका कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में ये काम कौन करता है? पौधों में ये काम होगा फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। फ्लोएम करता है पौधों में, ठीक है। आगे बढ़िए, किस जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो ये तो फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जनन जो है जरूरी है, ठीक है, अगर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़िए 33 नंबर, दिया गया चित्र, ठीक है। चित्र को देखिए पहले बढ़िया से, क्या है चित्र में, देखिए चित्र में क्या हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें छोटा छोटा पौधा जो है निकल रहा है, ठीक है, साइड साइड से पत्ता में। तो ये कौन सा क्रिया होता है? ये होता है जनन का कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है इसके बाद है? नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 को देखिए क्या है। 34 में बीज में भ्रूण होता है, ठीक है ना। उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, ठीक है। किसी परिस्थिति में ये नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, ठीक है। तो गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, ये हम लोग अभी देखते हैं। इसका क्या जवाब होगा बोलिए, ठीक है। तो देखिए डिंब वाहिनी जो है, डिंब वाहिनी नलिका में निषेचन होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, जल विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, ये जल विद्युत संयंत्र है, इसमें कौन सा कथन सत्य है सो हमको बताना है, ठीक है। देखिए ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी नॉन रीन्यूएबल है, ऐसा बोल रहा है, नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये तो इसलिए कि ये रीन्यूएबल होता है। फिर क्या बोल रहा है? इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, ये भी गलत है, नहीं होता है इसमें। इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं, ये सही है। देखिए बाढ़ वगैरह, ठीक है, बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है ना, जिससे ये सब हो जाता है। तो जल विद्युत संयंत्र में ये वाला चीज़ हो जाता है, ठीक है। गोबर का उपयोग ये गलत है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या है 36 के बाद। 36 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 क्या है? सौर सेल में के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? सौर सेल, ठीक है। तो सौर सेल का उपयोग में देखिए चारों देखिएगा तो महंगा तो ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें तार बहुत बिछाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अधूरा लिखा हुआ है, तार बिछाने में क्या है, इसी में ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है, तो ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। 38 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में हम लोग देखेंगे कि जब आप नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है, सही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण होता है ना, इसका बहुत समस्या हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में। तो नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है, ये इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए और 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी हम लोग। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 और 40, ठीक है। चलिए तो 39 नंबर में देखिए बोलता है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है? तो लकड़ी से धुआं होता है तो ये अच्छा नहीं है, कोयला से भी धुआं होता है, CNG से भी होता है धुआं, तो LPG ही ये सबसे अच्छा है, ठीक है। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है तापीय विद्युत संयंत्र में, ठीक है। जल में नहीं किया जाता, भूतापीय में भी नहीं किया जाता है, ठीक है, और नाभिकीय में भी नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर A नंबर है। तो आई होप आप लोग सब जानते होंगे इसको, बहुत सा क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी आपको करना है, ठीक है। एक और मॉडल बचा हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसलिए कि मैं इसमें वीडियोस और भी अपलोड करूँगा, ठीक है, वो आपको टाइम से मिल जाएगा। उसके लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप ऑन रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना जो है ज्ञान बढ़ता है शेयर करने से तो शेयर कीजिए, ठीक है। बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।